हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग कक्षा 12 की बायोलॉजी का चैप्टर 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे। जहां पर हम लोग 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पुष्प की संरचना पढ़ चुके हैं, हम लोग पुंकेसर पढ़ चुके, पुंकेसर में पुतंतु पढ़ चुके और पराग कोष भी पढ़ चुके। कल हम लोग पराग कोष के बारे में पढ़े थे कि पराग कोष के अंदर 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं, जिसपे 4 स्तर होते हैं। सबसे बाह्य स्तर को हम लोग बोलते थे क्या? बाह्य स्तर को बोलते थे बाह्य परत या एपिडर्मिस। देखिए यहां पर कल हम बताए थे ना, ये सबसे बाह्य स्तर है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, उसके अंदर वाला जो स्तर है उसे बोलते हैं एंडोस्थिसियम या इसको हम लोग बोलते हैं अंतःस्थिसियम। इसके अंदर वाला जो ये वाला परत है, ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला पूरा परत, ये पूरा परत क्या है? मध्य परत या मिडिल लेयर। और इसके अंदर वाला परत क्या है? टेपिटम। इसके अंदर वाला परत क्या है भाई? टेपिटम। तो 4 परत हम लोग पढ़े थे ना, बाह्य परत, अंतःस्थिसियम, मध्य परत और टेपिटम। इसके पहले आप लोग वीडियो जाकर देखेंगे तो वहां पर हम फिगर बना के एकदम अच्छे से बताए हैं कैसे कैसे कौन सा परत है। ठीक है, तो अगर आप लोग वो तीनों लेक्चर अभी नहीं देखे हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 20-20 15-15 मिनट का है, जाके देखेंगे तो 1 घंटा के अंदर तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो जाकर देख के फिर यहां पर आइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कक्षा 12 का। और ये पेपर में इससे 1 या 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो तो निश्चित ही आएगा एक ना एक। ठीक है, या तो ये आएगा या तो गुरु बीजाणु जनन आएगा। तो ये तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए कि समझ लीजिए क्या है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम आपको बताए थे, क्या बताए थे भाई, कि पराग कोष द्विपालिक होते हैं, 2 पालियों में बटे होते हैं। उसको काटने पर 4 लघु बीजाणुधानी दिखते हैं, जिसके ऊपर 4 परत है, बाह्य परत, अंतःस्थिसियम, मध्य परत और टेपिटम। बाहरी तीनों परत जो होते हैं वो पराग कण जब बनता है, इस लघु बीजाणुधानी के अंदर पराग कण जब बनता है तो ये तीनों परत जो होते हैं वो इसको सुरक्षा और नमी प्रदान करते हैं। और जो टेपिटम स्तर होता है वो विकसित हो रहे लघु बीजाणुओं को या बन रहे निर्माण हो रहे लघु बीजाणुओं को पोषण देता है। क्या देता है? पोषण देता है। ठीक है, पोषण कौन देता है भाई? जैसे आपके माता पिता आपको पोषण देते हैं। ठीक है, फिर भी आप लोग समय की कीमत नहीं समझते। आप लोग समय की कीमत समझिए। जैसे आपका 500 रुपया हेरा जा रहा है तो आपको लगता है ना कि हाँ 500 रुपया खो गया, उसी तरह हर सेकेंड आपका खो रहा है, हर मिनट आपका खो रहा है। तो इस समय को आप लोग पैसे समझकर यूज करिए, नहीं तो समय बीतते देरी नहीं लगेगा। हर मिनट की कीमत समझिए, आपको सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आज का टॉपिक जो हमारा है वो लघु बीजाणु जनन है। आखिर लघु बीजाणु होते क्या हैं? बताए थे ना कि जो नर युग्मक होता है, जो नर युग्मक होता है वो पराग कण के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? पराग कण के अंदर होता है। और पराग कण को ही तो लघु बीजाणु कहते हैं। पराग कण ही क्या है? लघु बीजाणु है। लेकिन कब? जब आपका इसके अंदर पराग कण, मतलब जब विकसित नहीं हुआ है, अभी बना है जस्ट, अभी जस्ट क्या है? बना है। यानी कि इस लघु बीजाणुधानी के अंदर जो छोटे छोटे लघु बीजाणु बने हैं वही आगे चल के क्या बनेंगे? पराग कण बनेंगे। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो 10 लोग का बच्चा पैदा हुआ तो सभी बच्चे ही ना हैं, लेकिन वो बड़े होकर मनुष्य बनेंगे, मतलब बड़े होकर आदमी बनेंगे, तो बाद में आदमी बनेंगे, लेकिन पहले तो बच्चे हैं। उसी तरह जो पराग कण है उसका बच्चा ही समझ लीजिए कि क्या है? वो लघु बीजाणु है। तो लघु बीजाणु बच्चा है और पराग कण क्या है? बड़ा आदमी। तो लघु बीजाणु से ही पराग कण बनते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि लघु बीजाणु के अंदर ही तब क्या होगा? नर युग्मक होगा। यानी हम बना क्या रहे हैं? नर युग्मक। और नर युग्मक किसके अंतर्गत है? पराग कण के अंदर। और पराग कण ही क्या है? लघु बीजाणु है, छोटा रूप है उसका, बच्चा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो हम आज पढ़ने वाले हैं लघु बीजाणु जनन। क्या? लघु बीजाणु जनन। कल हम आपको ये स्ट्रक्चर दिखाए थे कि जब इसको जूम करते हैं तो यहां पे 4 स्तर दिखाए थे ना। इस एपिडर्मिस को बोलते हैं बाह्य परत। क्या बोलते हैं? बाह्य परत, कल भी बताए थे। एंडोस्थिसियम को बोलते हैं अंतःस्थिसियम, अंतःस्थिसियम, अंतःस्थिसियम।
ये मिडिल लेयर को बोलते हैं मध्य परत, और ये टेपिटम को बोलते हैं टेपिटम। तो 4 स्तर था। अब टेपिटम के अंदर आप लोग देखेंगे, इसके अंदर ये छोटी छोटी लाल लाल कोशिकाएं दिख रही हैं आपको ना। इस लाल लाल जो कोशिका आपको दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कक्षा 11 में आप लोग अर्धसूत्री विभाजन पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अभी हम इसको कराते हुए बताएंगे अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे जो बनता है उसे ही लघु बीजाणु कहते हैं। जैसे क्या है आपका लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, मात्र मतलब माता, माता से ही संतान होती है, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया, यानी इसी से क्या बनेगा? लघु बीजाणु बनेगा। लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे क्या होता है। पहले देकर देखिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका परत तो आपको कल बता ही दिए थे, ये उतार लीजिएगा आप लोग, लघु बीजाणु जनन, ये परिभाषा उतार लीजिएगा, ठीक है। अभी ये मत उतारिएगा, ये मत उतारिएगा, क्योंकि ये पहले कल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस ये उतारिए, और ये जो लिखा है ये उतारिएगा, ये मत उतारिएगा, ये कल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चले आगे, हाँ क्लियर करते हैं। अरे यार ये क्या हो गया? ओहो, तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां। यहां देखिएगा, हाँ चलिए देखते। तो हम अभी बोले हैं कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। समझिए, पहले बात को समझिए। चाहे प्लांट्स हो, चाहे हमारी कोशिका हो, इतना बात ध्यान रखिएगा। चाहे प्लांट्स हो, चाहे हमारी कोशिका हो, हम लोगों में सेल के अंदर, केंद्रक के अंदर, कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो जोड़े में होते हैं। कैसे होते हैं? जोड़े में। जैसे हमारे अंदर क्या है, हर सेल में कितने जोड़ी गुणसूत्र है? 23 जोड़ी गुणसूत्र। उसी तरह अलग अलग जीवों में अलग अलग जोड़े की संख्या होती है, लेकिन होती है जोड़े में, ठीक है। तो जोड़े को हम लोग लिखते हैं 2n, यानी n मान लीजिए अगर हमारा गुणसूत्र आधा 23 है, तो 23 गुणे 2 कर दें तो 46 हो जाएगा कि नहीं? 46 हो जाएगा मनुष्य में, ठीक है। उसी तरह हर चीजों में अलग अलग होगा। तो हम लोग इसको अगर 23 को n माने तो 2n कहलाएगा, यानी जोड़े में। n क्यों माने हैं? क्योंकि 23 आधा जो हमारा गुणसूत्र, 23 जोड़ी जो गुणसूत्र है वो सिर्फ मनुष्यों में 23 जोड़ी होती है, अदर जीवों में 23 नहीं होती है। n की जगह बदलती रहती है। किसी में 40 रहेगा तो 40 दूनी 80 हो जाएगा, यानी 40 जोड़ी किसी में हो सकता है, किसी में 78 जोड़ी हो सकता है, किसी में 100 जोड़ी हो सकता है। तो ऐसे होते हैं बहुत सारे प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो जो जोड़ी है, मतलब जो आपका जितना जोड़ी है उसको हम लोग n मान लिए। जैसे हमारे में 23 है तो उसको n मान लिए हैं। उसी तरह अदर जीवों के लिए जो आधा गुणसूत्र है उसको हम लोग n माने हैं। तो प्लांट्स के लिए भी हम लोग n माने हैं, यानी हमारे जो गुणसूत्र है वो 2n है। और इस प्लांट्स में भी सभी जो सेल्स हैं उसके अंदर जो गुणसूत्र है, जो आपका क्रोमोसोम है, वो क्या है? 2n है, जोड़े में है। किसमें है? जोड़े में है। अब एक चीज याद रखिए कि मान लेते हैं कि ये घड़ी है, ठीक। अब इस घड़ी का कीमत है 20,000 रुपया। घड़ी का कीमत कितना है? 20,000 रुपया है। इतना है नहीं, फेंक रहे हैं थोड़ा सा। 20,000 है तो 20,000 कहेंगे कि 20,000 रुपया बताओ तुम पहन लो, ये तब इतना पैसा नहीं है। इधर देखिए 20,000 रुपया है, ठीक है। एप्पल नहीं लिखा है, नॉइस है। 20,000 रुपया है और उसको खरीदना है एक लोग को, तो कितना रुपया देगा? वो देगा कितना? 20,000 रुपया देगा, तब ना उसको एक घड़ी मिलेगा। हाँ, तो उसी तरह अलैंगिक जनन में क्या होता है? एक जीव नए जीव की उत्पत्ति करता है,
एक जीव ही क्या करता है, नए जीव की उत्पत्ति करता है। तो जितना गुणसूत्र उसके अंदर है, जितना सेल उसके अंदर है, उसके अंदर जितना गुणसूत्र है उतना ही अपने संतति में देगा। यानी 2n उसके सेल में है तो अपनी संतान बनाएगा तो 2n देगा अलैंगिक जनन में। लेकिन लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं, याद रखिएगा। लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, 2 जीव भाग लेते हैं। और ये 2 जीव को एक घड़ी खरीदना है, ठीक है। अब 2 लोग को एक घड़ी खरीदना है, 20,000 दाम है, तो एक लोग देगा 10,000 और दूसरे लोग भी कितना देगा, 10,000 देगा। तो 10,000 और 10,000 कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। उसी तरह निषेचन करते समय, जब निषेचन होता है मेल और फीमेल के बीच, तो जो मेल स्पर्म देता है, या इसमें हम लोग परागकण बोलते हैं, हम लोग में स्पर्म बोलते हैं, इसमें परागकण बोलते हैं नर युग्मक के लिए, ठीक है। तो हमारे में जो स्पर्म में होता है गुणसूत्र, वो मेल देगा n और फीमेल भी देगी n, कितना हो जाएगा 2n ना, क्योंकि दोनों लोग को आधा आधा देना है, तब एक जीव बनेगा। और दोनों जोड़े में दे दिए, दोनों 2n ये भी दे दिए, 2n ये भी दे दिए, तो 4n हो गया। फिर अगला जीव आएगा तो 8n हो जाएगा। क्या गुणसूत्र बढ़ता जाएगा क्या पेयर वाला, नहीं ना, ऐसा नहीं ना होगा। क्यों, क्योंकि हमको अगर एक जीव बनाना है 2 लोग को मिलकर, तो हमको अपनी स्पर्म में और अंडाणु में जो गुणसूत्र की संख्या उसको आधी करनी पड़ेगी। आधी कैसे करेंगे, नेचर ने एक विभाजन दिया है, उस विभाजन का नाम है अर्धसूत्री विभाजन। यानी एक समझ लिए आप लोग, समझ में आ गया होगा कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है। अगर कोई 2n सेल है, जोड़े में गुणसूत्र है, तो ये अर्धसूत्री विभाजन करेगा तो 4 सेल बनाएगा, 1 2 3 4 सेल बनाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 सेल बनाएगा। और चारों में गुणसूत्र कितना होगा, n आधा हो जाएगा, n आधा। मान लीजिए नर भी आधा दे दिया, इसमें से कोई एक जाएगा निषेचन करने, इसमें से कोई एक ही जाएगा निषेचन करने, बाकी सब नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन का कॉन्सेप्ट समझिएगा कि कोई एक सेल 4 सेल बनाता है, अगर वो 2n है तो ये चारों कितना होंगे, n। अब इसी में से कोई एक जाएगा और निषेचन करेगा। इतना समझ में आया कि नहीं। तो उसी तरह जो लघु बीजाणु होंगे और लघु बीजाणु मात्र कोशिका होगी, तो मात्र कोशिका में 2n होगा, लेकिन लघु बीजाणु में कितना होगा, n होगा। क्योंकि इसमें 2n है तो इसमें n होना चाहिए, क्योंकि 2 लोग मिलके बना रहे हैं ना। हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, और लैंगिक जनन में पुंकेसर के पराग कोश में नर युग्मक बना रहे हैं, तो नर युग्मक कितना होना चाहिए, n होना चाहिए। कितना होना चाहिए, n होना चाहिए। और n कहां से होगा, जब से अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तब से n नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसको मियोसिस का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, अर्धसूत्री विभाजन का, कि कोई 2n सेल है, अगर उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है तो 4 सेल बनेंगे, और चारों कैसे होंगे, n होंगे, आधा आधा गुणसूत्र होगा। उसी तरह फीमेल में भी n होगा, तो n मिलके फिर 2n बन जाएंगे अगला संतान। आपके पिता के अंदर पूरा गुणसूत्र 2n है, 46 तो है, और आपके माता के अंदर भी 46 है, तो क्या 46 वो दे देंगे, कभी नहीं। पिता देंगे 23, माता देंगी 23, तो हो जाएगा 46। यानी पिता का अगर 2n है, माता का 2n है, तो माता देंगी n, पिता देंगे n कितना हो जाएगा 2n। कोई दिक्कत नहीं। तो उसी तरह इसमें भी होता है, ठीक है। चल रहे आगे हम लोग, तो देख लीजिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें होता है 2n, इसमें होता है 2n। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा इसमें होगा मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, और 4 बनेंगे, 1 2 3 4, n। ये चारों क्या है, लघु बीजाणु हैं, लघु बीजाणु हैं, बीजाणु। तो अभी ना बताए हैं कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पीएमसी, पॉलन मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु कहते हैं। एक अगर पीएमसी है तो 4 लघु बीजाणु बनेंगे, 2 पीएमसी है, पॉलन मदर सेल है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, तो 8 बनेंगे। तो जितना रहेगा 1 से 4 बनेगा, और चारों में क्या होगा, n होगा, ठीक है। इसको और डिटेल में आगे हम लोग चलते हैं, समझते हैं। पेज नंबर नेक्स्ट करते हैं। इसी को फिर से बता रहे हैं, ठीक है, फिर से बता रहे हैं। देखिए, हाँ,
बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। जीवन जीना है तो गर्मी झेलना पड़ेगा, और गर्मी झेलोगे नहीं तो कैसे काम होगा। ठीक, ये हम लास्ट लेयर बना रहे हैं टेपिटम वाला। कल 3 लेयर इसके ऊपर था ना, ये लास्ट लेयर बना रहे हैं टेपिटम। ठीक है, टेपिटम 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 टेपिटम। कौन गाना बन रहा है भाई? टेपिटम को कौन गाना है? हम बना देंगे। अरे गाना कौन बड़ी बात है, वो बन जाएगा। पहले ये बहुत बड़ी बात है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, टेपिटम। अब देखिए ये टेपिटम का लेयर है, इसके अंदर अभी क्या बताया है? कौन सा सेल है? अरे कौन सा सेल है भाई? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। यानी इसके एक सेल को, किसी भी एक सेल को ले लीजिए, इसको बोलेंगे लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी इसको हम बाहर निकालते हैं। और ये है 2n, बाहर निकलो 2n ना। हाँ, ये है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। कोशिका या बोलते हैं पराग मात्र कोशिका। कोशिका, ठीक, या हम लोग बोलते हैं पॉलेन मदर सेल, या हम लोग पीएमसी। इतना नाम काहे बता रहे हैं? अरे इतना नाम है तो बताएंगे ना। लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका या पॉलेन मदर सेल। हो गया? पी के पढ़ा रहेगा नहीं यार, इधर देखो। अब इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा? कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री। यार हिंदी हमको ना बड़ा कंफ्यूज करता है भाई। ठीक है, लिख दे रहे हैं। गलत होगा तो ई मैं सोचना नहीं आ रहा है। मियोसिस, ई सही लिखेंगे हम। सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं क्या? नहीं, यूपी बोर्ड से ही पढ़े हैं, लेकिन बदवा में सीबीएसई सब हिंदी में इंग्लिश में पढ़ा दिए सब हमको, बीएससी एमएससी में। क्या करें? इधर देखो, अर्धसूत्री या मियोसिस, इससे बनेगा कितना सेल? 4। 1 2 3 4। इसके अंदर कितना होगा अभी बताए हैं? 2n है तो n होगा, n होगा, n होगा। इसको अब बोलेंगे लघु बीजाणु। कहाँ है यार, कहाँ है? स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बनिए। या इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर। में 4 नाम बताएंगे क्या? नहीं, बस हिंदी और इंग्लिश बताएंगे। लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर। ठीक है, 4 लघु बीजाणु बने, यानी एक लघु बीजाणु से, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनेंगे। 4 से 16 बनेंगे। 16 से पढ़ा करो, 16 गुणे 4। अब गलत बता देंगे। ठीक है, तो जितना रहेगा ऐसे क्वेश्चन पूछता है भाई, क्वेश्चन पूछता है कि 28 लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणु बनेंगे? तो 28 गुणे 4 कर दीजिए, आ जाएगा आंसर फट से, तुरंत 1 मिनट के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर। चले आगे। तो इसको आप लोग क्या करिए, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट जा रहे हैं हम। राइटिंग बहुत सुंदर है। कहाँ सुंदर है? अरे यार, ये तार वाला सिस्टम। चलिए इधर देखिए, ये हो गया ना। आगे पलटे। हाँ, अब बन गया हमारा लघु बीजाणु। क्या बन गया? लघु बीजाणु। अब ये लघु बीजाणु एक को ले लेते हैं हम, एक को ले लेते हैं हम। n लघु बीजाणु सेल है। लघु बीजाणु n ही होगा। लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, या इंग्लिश में माइक्रो स्पोर। हो जाओगे गोर। हैं? गोर हो जाओगे? ये क्या कर रहे हैं? हैं? तो कहते हैं, एक शायरी याद आ गया हमको कि लड़ाई करोगे हमसे तो केस कर दूंगा,
कि लड़ाई करोगे हमसे तो केस कर दूंगा, कपड़ा दोगे तो प्रेस कर दूंगा, और जितना जल्दी लिखवा रहे हैं उतना जल्दी लिखो, नहीं तो तुरंत लिख के इरेज कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है ये लघु बीजाणु जो है। अब इसमें होगा क्या, देखो ध्यान से, ये लघु बीजाणु जो है इसमें होता है क्या होता है, ये लघु बीजाणु है, इसमें होता है कि एक रिक्तिका प्रेजेंट होती है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से ये जो केंद्रक है ये नीचे चला आता है। कहाँ चला आता है, नीचे चला आता है, इसको दबा देता है। तो इस वैक्यूल के वजह से, इस वैक्यूल के वजह से, इस वैक्यूल के वजह से, रिक्तिका के वजह से, रिक्तिका बोलते हैं, रिक्तिका, रिक्तिका के वजह से ये जो केंद्रक है वो नीचे चला आएगा ना। किसी भी सेल के डिवीजन करने के लिए पहले केंद्रक विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका का विभाजन होता है। फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस, याद रखिएगा। तो अगर केंद्रक बीचों बीच है, केंद्रक कहां है, बीचों बीच है, तो सेल बराबर भागों में डिवाइड होगा। लेकिन अगर केंद्रक ऊपर नीचे हुआ तो सेल भी ऊपर नीचे हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो उसी तरह देखिए क्या है, इस रिक्तिका की वजह से केंद्रक चला गया नीचे। अब क्या होगा, यहां पर होगा समसूत्री विभाजन, माइटोसिस होगा। समसूत्री विभाजन को बोलते हैं माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल दो सेल में बढ़ती है, एक सेल दो सेल में। अगर हम यहां पे ऐसे लिखें तो ये कोई एन सेल है या 2n सेल, कुछ भी हो, अगर माइटोसिस हुआ तो ये दो सेल में बटेगा, n और n। ठीक है, अगर ये 2n है तो ये भी 2n होगा। ठीक, तो माइटोसिस में, समसूत्री विभाजन में हमेशा एक सेल दो सेल में बढ़ते हैं। ऐसे भी हो सकता है, कोई एक सेल है, इसके अंदर माइटोसिस हुआ तो इसके अंदर ऐसे दो सेल बन सकते हैं, अंदर भी बन सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस कंडीशन में ऐसा होगा। चलिए देखिए, देखिए क्या होता है। रिक्तिका की वजह से केंद्रक चला गया नीचे। अब इसके अंदर अगर माइटोसिस हुआ तो कक्षा 11 में आप लोग पढ़े होंगे एक चीज कि स्पिंडल बनते हैं, डिवीजन से पहले स्पिंडल बनते हैं। और यहां पर है आपका स्पिंडल बनते हैं। अब स्पिंडल क्या होगा, इसी बीच से डिवाइड हो जाएगा ना, यानी केंद्रक ही तो है, केंद्रक ऊपर से खींचेगा, खींचेगा, ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा। तो होगा क्या, एक ऐसी सेल बनेगी, एक केंद्रक नीचे रहेगा क्योंकि यहां पर है, तो एक केंद्रक नीचे आएगा और एक केंद्रक यहां पे आएगा। रिक्तिका कहां गया, हेरा गया, बस उसका काम इसी जगह था। ठीक है, ज्यादा आपको नहीं दिमाग लगाना, एनसीईआरटी में ऐसे दिया है। ठीक, अब होगा क्या कि ये एक छोटी कोशिका बन जाएगी और एक बड़ी कोशिका बन जाएगी, एक छोटी कोशिका बन जाएगी और एक बड़ी कोशिका। क्यों, क्योंकि दो केंद्रक हो गया। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, आगे एक जगह रहेगी भी, लेकिन यहां पर नहीं रह सकती। तो होगा क्या, जैसे ही दो केंद्रक विभाजित होंगे, अब देखो हम लोग रूम को दो तरीके से बांट सकते हैं। अगर हम कहते कि इस पूरे रूम को दो भागों में बांट दीजिए, तो कैसे बांटेंगे, बीच में ईटा घेर देंगे, टीना लगा देंगे, इसी तरह बांटेंगे ना। या तो आधा आधा काट के रूम हटा दे, ऐसे भी बांट सकते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं कि आधा आधा काट के हटा दे। तो उसी तरह क्या होता है, जैसे दो केंद्रक बटे, बीच में दीवार आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कोशिका झिल्ली का, तो दो सेल बट गया। कितना सेल, दो सेल। अब होगा क्या, जो बड़ी कोशिका है इसको बोलते हैं कायिक कोशिका, इसको बोलते हैं कायिक कोशिका। कायिक कोशिका, अंग्रेजी में वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। ठीक, कायिक कोशिका ना। उसके बाद ये जो छोटी कोशिका है इसको बोलते हैं जनन कोशिका, इसको बोलते हैं जनन कोशिका। इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटिव सेल, इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। 10th में आप लोग पढ़ के आए होंगे परागकण का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत। ठीक है, अब इधर देखिए होता क्या है कि इसके ऊपर एक और ऐसी लेयर बनती है, इसके ऊपर ऐसे एक और लेयर बनती है। ये लेयर एकदम डिजाइनदार होगा। अरे यार, कैसे रंगीन हो जा रहा है, एक सेकेंड रुकिए। ऐसे डिजाइनदार लेयर बनेगा ना।
इस डिजाइनदार लेयर बनता है। अब होगा क्या, इसमें दो लेयर बन गए। इस बाहर वाले को बोलते हैं बाह्य चोल, बाह्य चोल, या इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइन, एक्साइन। और ये अंदर वाले को बोलते हैं अंतःचोल, अंतःचोल। इंग्लिश में बोलते हैं इंटाइन, इंग्लिश में बोलते हैं इंटाइन। जो बाह्य चोल होता है वो बना होता है एक बहुत ही कठोर पदार्थ, जो धरती पे सबसे कठोर पदार्थ है। इस लेयर को न तो हम किसी एंजाइम द्वारा न किसी रसायन द्वारा तोड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत खतरनाक पदार्थ होता है, उसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, पोलेनिन। 2022 का यूपी बोर्ड का पेपर उठा के देखिए, पहला क्वेश्चन ही दिया है कि बाह्य चोल किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, हमको कैसे पता, हम ड्यूटी कर रहे थे, ऐसे पता। ठीक, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, उसके बाद है अंतःचोल। अंतःचोल किसका बना होता है, पैक्टीन प्लस सेलुलोज, पैक्टीन प्लस सेलुलोज, या शॉर्ट फॉर्म में पैक्टोसेलुलोज भी कहते हैं। तो लघु बीजाणु में यह केंद्रक बीज है। ठीक है, बीच में केंद्रक है, रिक्तिका की वजह से केंद्रक नीचे आती है, और इसमें समसूत्री विभाजन होता है। तो पहले केंद्रक विभाजित होगा, तो केंद्रक के नीचे आने की वजह से जो कोशिका विभाजित होगी वो बीच से ना होके किनारे से होगी। तो जब किनारे से हुई तो एक छोटी कोशिका बनी और एक बड़ी कोशिका बनी। ठीक है, बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका और छोटी कोशिका को जनन कोशिका। इसके ऊपर दो लेयर बनती है। ठीक है, एक लेयर और अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। कल हम लोग परागकण की संरचना पढ़ेंगे तो उसको एकदम डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो बाह्य बड़ा, इसको बोलते हैं बाह्य चोल, जो अंदर बना उसे बोलते हैं अंतःचोल। ठीक है, अब देखो होता क्या है ना, ये जो जनन कोशिका है यही नर युग्मक है, एक्चुअल में यही नर युग्मक है। अब यही नर युग्मक मादा युग्मक से जाके संलयित होगा, तो ये नर युग्मक निकलेगा कैसे यमुना से। अभी आपसे बताए हैं कि स्पोरोपोलिनिन तो बहुत हार्ड पदार्थ होता है, तो निकलेगा कैसे, कैसे तोड़ेगा, कोनो एंजाइमस टूटवा नहीं करेगा। तो नेचर ने ऑलरेडी इसको तोड़ दिया है, यहाँ पे छिद्र बना दिया है। इस छिद्र को बोलते हैं हम लोग जनन छिद्र। क्या बोलते हैं, जनन छिद्र, या इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जर्मपोर, जर्मपोर बोलते हैं, जर्मपोर। ठीक है, तो अंतःचोल, बाह्य चोल, जनन छिद्र, कायिक कोशिका और जनन कोशिका, ये जो संरचना बनी इसको बोलते हैं परागकण, परागकण, या इंग्लिश में बोलते हैं पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। अभी आपसे बताए थे ना कि जो लघु बीजाणु होता है उसी से परागकण बनता है। तो एक्चुअल में लघु बीजाणु ही क्या है, परागकण है। और परागकण के अंदर क्या है, नर युग्मक है। यही नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित होगा। तो ये जो ये प्रक्रिया क्या है, लघु बीजाणु से परागकण का विकास। लघु बीजाणु से कैसे विकास हुआ है परागकण का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम ध्यान से। और हाँ, एक चीज और सुनिएगा, इस परागकण को हम लोग नर युग्मकोद्भिद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके नर युग्मकोद्भिद, इसके अंदर नर युग्मक है। ठीक है, आगे पेज है नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको सारा टॉपिक एक अच्छे लाइन से क्लियर हो गया होगा। तो कॉपी पेन लेकर इसको रिपीट करके आप देख सकते हैं और इसको नोट कर लीजिएगा जरूर से। चारों लेक्चर हमारा इस यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार और वीडियो को जरूर लाइक किया करिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे तो और लोगों तक ये वीडियो पहुंचने में मदद मिलेगी। आप लोग वीडियो लाइक करते नहीं, बस देख के छोड़ देंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं अपना, तो आप थोड़ा सा बस लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।